World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। दुश्मनों पर वार, मिडिल ऑर्डर या रेत की दीवार, भारतीय क्यों सोगवार, गुजर गई बाबर की एक और बहार, लाशों के अंबार और पेट्रोल सस्ता करने का प्लान तैयार। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन दुश्मनों के खिलाफ एक और बार। मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग से 6 दहशतगर्द हलाक और 8 जख्मी हो गए। फायरिंग से एक सिपाही अब्दुल हकीम शहीद हो गया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से 6 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए। जिला मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग से एक सिपाही शहीद हो गया। सिपाही अब्दुल हकीम ने दहशतगर्दों का मर्दाना वार मुकाबला किया और बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाका मकीनों ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन का इजहार किया। और अब बात करेंगे वर्ल्ड कप की, तो रिवायत ना बदली। भारत ने वर्ल्ड कप में 8वीं मर्तबा भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 192 रन का हदफ 31वें ओवर और 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज बैटिंग पिच पर भी बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। बाबर आजम के आउट होते ही एक के बाद दूसरा पवेलियन लौटता रहा। मोहम्मद रिजवान भी आसाब की जंग हार गए। 49 रन पर वापस लौट आए। रिजवान को आउट करने वाले बुमराह को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और कप्तान बाबर आजम ने मिडिल ऑर्डर की नाकामी को हार की वजह करार दे दिया। बोले कि मैच का आगाज अच्छा किया था। 280 या 290 रन बनने चाहिए थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर नहीं खेल सका, जिसकी वजह से कम हदफ दे सके और आसाब की जंग में हार गए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीत का क्रेडिट अपने बॉलर्स को दे दिया। बोले बॉलर्स ने हमें गेम बनाकर दिया। ये 190 रन नहीं की पिच नहीं थी। मैच शुरू हुआ तो लग रहा था कि 280 या 290 रन का टारगेट होगा। ये भी कोई मैच था, कम से कम फाइट तो करते। बल्लेबाजों को खेलना सीखना होगा। पाकिस्तानी शायकीन टीम पर बरस पड़े। कहते हैं जितना बड़ा मैच था, टीम ने उतना ही मायूस किया। हमें सब लड़कों को लेकर साथ चले। और दूसरी बात ये कि हमारी बैटिंग 6 नंबर तक है, उसके बाद सब बॉलर्स आ जाते हैं। अगर देखा जाए, सच्ची बात यह है कि परफॉर्मेंस तो ऐसी नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर प्रैक्टिस शुड बी मेक परफेक्ट ना, अगर ये प्रैक्टिस करें और लगन करें तो क्यों नहीं जीत सकते। हमारा आज मिडिल ऑर्डर ना नाकाम रहा, फिर एक बार दोबारा पाकिस्तान से जो एक्सपेक्टेशन थी वो उस पर पूरा नहीं उतरा है, और जिस तरह की बैटिंग लाइनअप थी पाकिस्तान की, सो डिसअपॉइंटेड। जहाँ पे आउट हुए बाबर आजम ऑफ रेड, उसके बाद जो है ना हमारी टीम ने फॉल किया, उसके बाद ज़्यादा आउट हुए हैं। जब बाबर आजम आउट हुआ ना, तब सबकी लाइन लगी है कि जनाब जी तू आया तो मैं आ रहा हूँ। लेकिन ये हमेशा का यही रूटीन है इनकी। हमारी पाकिस्तानी टीम जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, इंडिया से नहीं जीतती। ये इनके बस का काम नहीं रहेगा क्रिकेट खेलना। अब ये बस फारग हो गए। इंडिया के खिलाफ कम से कम तो ये खेल ही नहीं सकते। सुबह से हम बैठे हुए हम हैरान थे। अभी पाकिस्तान कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, अभी दिखाएगा, मगर हम लोगों को मायूस कर गया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने बहुत मायूस किया। और पाकिस्तान अच्छा क्यों नहीं खेला, भारतीय फैंस भी बरस पड़े। बोले कि अच्छी एंटरटेनमेंट के लिए किराया लगाया था, टिकट लिया, लेकिन मैच में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। पाकिस्तानी टीम को कुछ तो फाइट करनी चाहिए थी। एक शहरी ने कहा कि पाकिस्तानी टीम क्राउड के प्रेशर में आकर अच्छा खेलने में नाकाम रही। बड़ा बेहतरीन मौका ज़ाया कर दिया गया। शोएब अख्तर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर बरस पड़े। वीडियो पैगाम में कहा कि बैटिंग पिच होने के बावजूद पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, साउथ शकील में ऐसा टैलेंट नहीं था कि अच्छा स्कोर करते। और पांड्या ने क्रिकेट कवानीन पर थूक दिया। चीटिंग के लिए सहारा भी इबादत का लिया। प्रार्थना के बहाने गेंद को थूक लगाया और इमामुल हक को आउट कर दिया। पांड्या की चोरी कैमरे ने पकड़ ली और फिर पूरी दुनिया ने देख ली। 30 लड़के नहीं थे, 1.25 लाख अफराद का मजमा और कमेंटेटरी बॉक्स में भारतीयों की भारी भरकम आवाज से भी था।
पाकिस्तान की बाउंड्रीज पर सांप सूंघने वाले भारतीय तमाशाई शाहीनों की विकेट गिरने पर खूब शोर शराबा करते रहे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम आज अपनी 29वीं सालगिरह मनाएंगे। 15 अक्टूबर को खिलाड़ियों के झुरमट में अपने जन्मदिन का केक भी काटेंगे। कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में ICC वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत के दौरे पर है। 15 अक्टूबर को यादगार बनाने के लिए कौमी टीम अपने कप्तान की सालगिरह मुनफरिद अंदाज से मनाने का प्रोग्राम रखती है। तुर्बत में कत्ल के अंदोनाक वाक़े का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। जख्मी होने वाले 2 मजदूर मुल्तान रवाना, 6 मजदूरों की लाशें कोयटा मुंतकिल कर दी गई। सुबह मुल्तान रवाना की जाएंगी। गुज़श्ता शब नामालूम अफराद ने मजदूरों के घर पर दावा बोल दिया। फायरिंग से 6 मजदूर मौके पर दम तोड़ गए, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए थे। बलूचिस्तान में फिर मजदूरों का खून। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक हमले में जख्मी होने वाले मजदूरों और लवाहिकीन को हुकूमत बलूचिस्तान के खुसूसी तैयारे में मुल्तान रवाना कर दिया है। मुल्तान में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जख्मियों और लवाहिकीन को लेने एयरपोर्ट पहुँचे, जहाँ बहक मजदूरों की लाशें कोयटा मुंतकिल, जहाँ से इन्हें इतवार की सुबह मुल्तान भेजा जाएगा। गुज़िश्ता रोज तुर्बत में मुसल्लह अफराद ने निहत्ते मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया था। फायरिंग से 6 मजदूर कत्ल, 2 जख्मी हो गए। नामालूम अफराद ने ठेकेदार के घर पर हमला करके सोए हुए अफराद को निशाना बनाया। जहाँ बहक मजदूर तामीराती काम के लिए तुर्बत में मौजूद थे। पुलिस ने वाक़या दहशतगर्दी का शाखसाना करार दे दिया। वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग समेत दीगर हादसात और वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक और 2 मुल्ज़मान समेत 3 अफराद जख्मी हुए। शालतीफ पुलिस ने 3 मुल्ज़मान धर लिए। कराची में जराइम थमने का नाम ही नहीं ले रहे। साइड सुपर हाईवे पुलिस का मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान शहरियों से लूटमार में मसरूफ थे। मुल्ज़िमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, छीना गया मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। शालतीफ टाउन पुलिस का एक्शन। मोटरसाइकिल के चोरी शुदा पुर्जे खरीदने वाले शिकंजे में ले लिए। 3 मुल्ज़िमान साजिद, नवीद और शेराज गिरफ्तार। नाज़माबाद नंबर 2 के करीब फायरिंग से शहरी दम तोड़ गया। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। उधर केमाड़ी मसान चौक के करीब घर में मुबैना तौर पर 16 साल लड़के ने खुदकुशी कर ली। दूसरी जानिब मंगो पीर पख्तूनाबाद मार्केट के करीब फायरिंग से 18 साल हमजा जख्मी हो गया। मलिर हॉल्ट पर ट्रेन की जद में आकर शहबाज नामी शख्स जाँ बहक हो गया। शिकारपुर में मुग़वी पुलिस एहलकारों की जल्द बाजियाबी के इम्कानात बढ़ गए। डाकू के मेहरबडानी गैंग और पुलिस में मुज़ाकरात तय पा गए। DIG लाड़काना ने मेहरबडानी की गिरफ्तारी के 6 रोज़ बाद गिरफ्तारी जाहिर कर दी। डाकू मेहरबडानी पर जिंदा या मुर्दा 50 लाख रुपए का इनाम है। मुज़ाकरात में मुकामी 12 अफराद ने अहम किरदार अदा किया है। चंद रोज़ कबल डाकू की जानिब से SHO और 3 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद को अगवा किया गया था। अटक के इलाके पिंडी खेब में डोक हलीम के करीब कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 5 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे के बाद कार में आग लग गई। गाड़ी में सवार 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद झुलसकर जख्मी हुए। अफराद ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। तमाम जख्मी रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल। मुतासरीन इस्लामाबाद से मियाँ बाली जा रहे थे। उधर शिकारपुर की तहसील घड़ी यासीन में नौशहरों अबड़ो लिंक रोड पर 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। हादसे के नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाश और जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक शख्स की शनाख्त दीदार ओरू के नाम से हुई है। जख्मियों में कुर्बान खकरानी अल्लाह बख्श शामिल है। वाक़या तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। जख्मियों में 2 नौजवानों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची हैदराबाद मोटरवे पर नूरियाबाद के करीब 4 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में हादसे में 15 से ज़ायद अफराद, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। M9 मोटरवे पर तेज़ रफ्तारी के बायस मुसाफिर वैन सुजुकी 2 कारें आपस में टकरा गईं। जख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। 1 जख्मी को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल किया गया। और आपको बताएं कि गजा में करबला का समा है। इसराइली बमबारी से मज़ीद 315 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मजमूई शोहदा की तादाद 2300 से ज़ायद हो गई है। अब तक इसराइली बमबारी से जख्मियों की तादाद में भी इजाफा 8700 से तजावुज़ कर गई। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में अब तक हमलों में 700 बच्चे शहीद हो चुके हैं। बर्बरियत, सफाकियत और जुल्म जबर का इजरायली अफरीत
بے قابو، غزہ میں پانی، کھانا، بجلی، گیس بند، فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر دی گئی۔ بے رحم اور درندہ صفت اسرائیلی فضائیہ نے رہائشی گھروں پر آگ برسا دی۔ ہسپتالوں سمیت زخمیوں اور لاشوں کو لے جانے والی ایمبولینسز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ میں پھنسے غیر ملکیوں کے انخلا کے لیے مصر، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ غیر ملکیوں کو ہفتے کی دوپہر سے مصری سرحد رفح سے گزرنے کی اجازت مل گئی۔ قطر کی معاونت سے ہونے والے معاہدے کے بعد اسرائیل کو مصری سرحد پر فضائی حملوں سے بھی روک دیا گیا۔ حماس اور اسلامک جہاد بھی حملے روک دیں گے۔ اجازت ملنے کے بعد امریکہ، روس کے بعد جرمنی کا بھی اپنے شہریوں کو اسرائیل سے نکالنے کا فیصلہ۔ جرمن فضائیہ آج رات اسرائیل سے اپنے شہریوں کو نکالے گی۔ اسرائیلی فوج نے 126 اسرائیلیوں کے جرغمال ہونے اور مزید 279 کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ سعودی عرب نے غزہ سے فلسطینیوں کے جبری نقل مکانی کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کہا کہ اسرائیل غزہ میں بنیادی امدادی سامان فراہم کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ سعودی عرب کی درخواست پر OIC کا فلسطین کی صورتحال پر 18 اکتوبر کو ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ غزہ کے لوگ اپنی سرزمین میں رہیں گے، اپنی سرزمین نہیں چھوڑیں گے۔ دشمن امریکی انتظامیہ اور بعض یورپی ممالک کے ساتھ مل کر نسل کشی کر رہا ہے۔ لبنان کی جنوبی سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں۔ اسرائیلی گولہ باری سے لبنانی سرحد پر 2 لبنانیوں کی شہادت پر یورپی یونین خارجہ پالیسی سربراہ نے اسرائیل کو وارننگ دی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا کہ اگر حزب اللہ نے اقدام اٹھایا تو اسرائیل کو دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لبنان کی جنوبی سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں شروع ہو گئی۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی سرحدی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے 4 شہروں میں راکٹ داغے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسرائیل کے 4 شہروں ال عباد، مستفام، رامعہ اور جعل العلوم پر جوابی کارروائیوں میں عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی ڈرون پر بھی حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ شیخ نعیم قسیم نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں حماس کا ساتھ دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، وقت آنے پر مداخلت کریں گے۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے حزب اللہ کے جنگ میں کودنے کا اشارہ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی۔ یہ انحصار اسرائیل پر ہوگا کہ وہ حزب اللہ کو مشتعل کرنے والے اقدامات نہ کرے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے گولہ باری کے لیے ٹینکوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ صہیونی فوج کا جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ میڈیا ٹیم کی گاڑی پر میزائل حملے میں کیمرہ مین شہید ہو گیا، جبکہ خاتون رپورٹر سمیت 5 صحافی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی گولہ باری سے لبنانی سرحد پر 2 لبنانیوں کی شہادت پر یورپی یونین خارجہ پالیسی سربراہ نے اسرائیل کو وارننگ دے دی کہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے۔ تنازع کو روکنا سب کے لیے ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ نے قدم اٹھایا تو اسرائیل کو دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسرائیل کو روکا جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ غزہ میں انسانی المیہ، اسرائیلی جارحیت سے شہداء کی لاشوں کے انبار، مردہ خانے کم پڑ گئے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے شہید لوگوں کی لاشوں کو رکھنے کے لیے آئس کریم ٹرک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق ہسپتالوں کے مردہ خانے اسرائیلی فضائی حملوں سے شہید ہونے والے افراد سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ریفریجریٹڈ فوڈ گاڑیاں استعمال کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی عوام کا فلسطینی عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ غزہ پر اسرائیل کے جارحانہ حملوں کے خلاف ملک بھر کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ پاکستان میں مقیم فلسطینیوں کا حیدرآباد میں احتجاج، مقامی شہریوں کی بھرپور حمایت۔ مختلف شہروں میں ریلیاں اور جلسے منعقد کیے گئے، اسرائیل کے پرچم نذر آتش کیے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت مرد آباد۔ ملک بھر میں عوام فلسطینی عوام کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ حیدرآباد میں پاکستان میں بسنے والے فلسطینیوں کا اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ حیدرآباد پریس کلب کے سامنے اسرائیل کے خلاف نعرے، عالمی تنظیموں سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ خانپور میں جامعہ امداد العلوم کی جانب سے فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی فلسطین کے حق میں ریلی، اسرائیلی پرچم نظر آتش کیا گیا۔ جیکب آباد میں اتحاد اہل سنت کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کا اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جیکب آباد میں جماعت اسلامی کی جانب سے جہاد فلسطین مارچ کیا گیا۔ ایبٹ آباد کے وکلاء نے فلسطین سے یکجہتی کے لیے ریلی اور مظاہرہ کیا۔ کوٹ ڈی جی میں JUI نے اسرائیل کے خلاف ریلی کا اہتمام کیا۔ بہاول نگر میں مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں MSF کے زیر اہتمام موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ فیروز والا ریلی میں مختلف مدارس کے طلباء سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ غزہ میں جنگ بندی کی سفارتی کوششیں، امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سعودی عرب پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ غزہ میں محفوظ علاقے قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
एंटोनी ब्लिंकन काहिरा भी जाएंगे। गजा में जंगबंदी की सिफारती कोशिशें, अमरीका गजा में महफूज इलाका कायम करने के लिए सरगर्म। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन अपने 6 अरब ममालिक के दौरे के सिलसिले में सऊदी अरब पहुँच गए। एंटोनी ब्लिंकन सऊदी हम मनसब और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में गजा में जंगबंदी पर बातचीत करेंगे। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात में भी बातचीत का हिस्सा होंगे। एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी रवानगी से कबल कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी के साथ दोहा में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो गजा में आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और इस बात का एतराफ़ भी किया कि गजा में मुतादिद ख़ानदान मुतासिर हुए हैं और इसमें इनका कोई कसूर नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने उर्दन में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात की और मुलाकात में महमूद अब्बास का कहना था कि फ़लस्तीनियों की बेदखली नकबा सानी होगी। महमूद अब्बास ने मुतालबा किया कि गजा को इमदाद पहुँचाने के लिए इंसानी बुनियादों पर रास्ते फराहम किए जाएँ ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। समाजी राब्तों के इदारे मेटा ने फेसबुक से कुद्स न्यूज़ नेटवर्क के पेजेस को हटा दिया। कुद्स न्यूज़ इंतज़ामिया ने फेसबुक पेजेस को हटाने की मजम्मत करते हुए कि मेटा इंतज़ामिया ने इसराइल के दबाव में आकर हमारे पेजेस को हटा दिया है। उनका ये इक़दाम इज़हार राय की आज़ादी की सरीहन खिलाफ वर्जी और मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ को दबाने की घिनौनी साजिश है। वाज़ेह है कि कुद्स न्यूज़ का फेसबुक पेज ब्लू टिक तस्दीक शुदा था, जो कि मेटा इंतज़ामिया को माहाना फ़ीस अदा करता था। इस पेज से लाखों अफराद फ़लस्तीन से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें देखते और पढ़ते थे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ मशाल हुसैन मलिक ने कहा है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी प्यास और इसराइली अफ़वाज के हाथों नस्ल कुशी के ख़तरात लाहिक हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी सूरत हाल का संजीदा नोटिस ले। फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद से मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ है। गजा का मुहासरा खित्ते में एक इंसानी अलमिया को जन्म दे रहा है। इसराइली मुहासरे के बाइस हज़ारों फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। मशाल मलिक निहत्ते फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को भूख प्यास और इसराइली अफ़वाज के हाथों नस्ल कुशी के ख़तरात लाहक हैं। उनका कहना था कि बैनुल-अक़वामी बरादरी सूरत हाल का संजीदगी से नोटिस ले। जमात इस्लामी ने कराची के तमाम तबक़ात को फ़लस्तीन मार्च में शिरकत की दावत दे दी। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मार्च फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए किया जा रहा है। ये अरब और अजम का मसला नहीं, हमारे ईमान का मसला है। आर्मी चीफ तमाम इस्लामी ममालिक के फ़ौजी सरबराहान को फ़ोन करें और मुतालबा करें कि इसराइल को बमबारी से रोका जाए। मैं यहाँ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी सिर्फ इस मार्च की मेज़बान है। ये जो फ़लस्तीन मार्च है, ये अहले कराची की तरफ से फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती का मार्च है और मैं तमाम सियासी, पेशावराना और मजहबी तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर हर वो शख्स जो इंसानियत का दर्द रखता है, हर वो शख्स जो ये चाहता है कि जो सेहूनी अज़ाइम है उसको खाक में मिलाया जाए और मजलूमों के साथ खड़ा हुआ जाए, ये उसका मार्च है। तो यकीनन ये हमारी तरफ से अल्लाह ताला की बारगाह में एक छोटी सी हकीर सी कोशिश होगी उन लोगों के मुकाबले में जिनके बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, जिनकी खवातीन पर बमबारी हो रही है। ये अरब और अजम का मसला नहीं है, हमारे ईमान का मसला है। इसलिए मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब फोन करें दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों के आर्मी चीफ को और एक फौरी तौर पर इजलास तलब करें। एमकेएम पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जुमा को रैली निकालने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि गजा में लगने वाली आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। हम सब खतरे की जद में आ सकते हैं। फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। बरवक्त इक़दामात ना किए गए तो आलम इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। आने वाले जुम्मे को बाद नमाज जुम्मा फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती की रैली निकाल रहे हैं शहर फैसल पर नर्सरी के पास, और दावत देते हैं कराची में बसने वाले हर तबके के लोगों। ये एक नुमाइंदा इज्तिमा होना चाहिए। कराची जो मिनी पाकिस्तान है उसको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आलमी दुनिया में हमारा ये मुजाहरा ये MQM का शो नहीं कहलाएगा। आप और हमारे इल्म में है कि इस वक्त फ़लस्तीन में एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। ये आग जितना हम तस्वुर कर रहे हैं कि इस खित्ते से निकल के अक़वामे आलम बल्कि इस्लामी दुनिया तक फैलने में जितना वक्त लेने का अंदाज़ा है, उससे बहुत जल्द मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लगता है कि हम सब उस खतरे की जद में आ जाएंगे। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं,
پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تو بھرپور مزاحمت کریں گے، دلیل کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، زبردستی اور دھاندلی نہیں چلے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا مفتی محمود کانفرنس سے خطاب، کہا 3 سال میں ملک کی معیشت تباہ کر دی گئی، ترقی کی شرح صفر پر آ گئی، نہیں چاہتے کہ ملکی سرمایہ کار پیسہ باہر لے کر جائیں، جنہوں نے ملکی معیشت کو تباہ کیا ان کا محاصرہ ہو کر رہے گا۔ ہم میدان سیاست میں ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم ملک میں جمہوریت کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو ہیرا پھیری کے ساتھ پارلیمنٹ سے باہر رکھ لیں گے، میں ابھی سے اعلان کرتا ہوں کہ تم ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھو گے، ہم تمہیں پارلیمنٹ سے باہر نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی تمہاری سیاست کا وہ محاصرہ کریں گے کہ تمہیں بھی یاد آ جائے گا یار پاکستان میں کوئی سیاست تو کرنا۔ پاکستان کی سالانہ مجموعی ترقی کی شرح 0 سے نیچے چلی گئی۔ ہم ایسے حالات نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ ہمارے ملک کے سرمایہ دار اپنا پیسہ باہر بھیجے اور باہر سے کوئی پیسہ پاکستان میں نہ۔ اور آپ کو بتائیں کہ عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 26 روپے 57 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے 84 پیسے تک کی کمی کا امکان ہے۔ عوام کے لیے اچھی خبر، مہنگا پیٹرول سستا ہونے لگا۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 26 روپے 57 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے 84 پیسے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ڈالر کی قیمت گرنے اور عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہونے کے باعث بنتی ہے۔ قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی منظوری سے ہوگا۔ پیٹرول کم سے کم 50 روپے سستا ہونا چاہیے، عوام نے بول کے مائک پر حکومت سے مطالبہ کر دیا۔ کئی شہریوں نے پیٹرول 200 روپے اور کئی نے 150 روپے لیٹر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ 50 روپے کم ہونا چاہیے، کم سے کم 50 روپے ہونا چاہیے، کم سے کم 200 روپے لیٹر ہونا چاہیے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ کرے 200 میں چلا جائے، ہم تو بڑے پریشان ہیں کیونکہ ہم 1500 کا پھیرا لگاتے ہیں، 1000-1200 کا پیٹرول خرچ ہو جاتے ہیں۔ کم از کم ایک 50-100 روپے کم کرے تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ 150 روپے تک آ جائے پیٹرول، پھر صحیح ہے۔ ابھی جو اسٹیٹسٹکس سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق تو 50 روپے سے ابو ریلیف دینا چاہیے۔ دیکھیں پیٹرول 50 روپے مہنگا ہوتا ہے، پھر 10 روپے اس میں راحت ملتی ہے، تو اس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہو سکتی۔ کم از کم بھی 100 روپے تو سستا کریں تو عوام تھوڑی ریلیکس۔ سر ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے جس وقت ہم کس میں پیٹرول ڈالیں گے۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے کی مہلت ختم ہونے میں 17 دن باقی رہ گئے ہیں۔ مختلف شہروں سے اب تک تقریباً 9000 غیر ملکی باشندوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ قانونی طور پر مقیم ہوشیار، واپسی کے لیے رہیں تیار۔ وزارت داخلہ کے مطابق 31 اکتوبر تک غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ بصورت دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے افراد کی گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ 6 ستمبر سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف کراچی میں جاری آپریشن کے نتیجے میں اب تک کم و بیش 800 افراد حراست میں لیے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد، کوئٹہ سمیت ملک کے دیگر شہروں سے 700 سے زائد غیر ملکی شہریوں کو قانونی دستاویزات کے بغیر رہنے پر گرفتار کیا گیا۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ان غیر ملکیوں میں بہت بڑی تعداد افغان باشندوں کی ہے جو پاکستان کے طول و عرض میں سال ہر سال سے مقیم ہے۔ کراچی میں غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کا منصوبہ تیار، محکمہ داخلہ سندھ کا صوبے بھر کے کمشنر کو خط، غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے اقدامات کرنے کی۔ غیر قانونی تارکین وطن کے ڈیٹا میں افغانی، بنگالی، چائنیز اور دیگر شامل ہیں۔ پہلے مرحلے میں افغانیوں کو چمن بارڈر تک پہنچانے کے منصوبے پر ہدایت کی گئی ہے، جس کے لیے تارکین وطن کی واپسی کے لیے اخراجات کا تعین کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ چمن بارڈر تک بس کی سیکیورٹی اور دیگر اخراجات کا تعین کیا جائے گا۔ لاہور میں سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر کے خلاف تھانہ داتا دربار میں بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ سب انسپیکٹر کامران لیاقت کے بیان پر درج کیا گیا۔ 2010 میں چھوٹے بھائی عمران لیاقت کو قتل کیا گیا۔ FIR میں بیان، سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر مقدمے کی صلح کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، پولیس نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر خزانہ کی مراکش میں IMF ورلڈ بینک اجلاس کے سائیڈ لائن ملاقاتیں، شمشاد اختر اور CEO بل اینڈ میلنڈا گیٹس کی بات میں
इंस्टेंट पेमेंट निज़ाम से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वजारत ख़जाना के मुताबिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे पर BMG ने हिमायत का तयन और यकीन दिलाया है। नेशनल फाइनेंशियल इंक्लोजर की कौंसिल मनसूबे की निगरानी करे। मनसूबा पाकिस्तान में जामे इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम कदम है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां जारी हैं। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून ने पार्किंग साइट्स का प्लान मरतब कर लिया। 50,000 से ज़ायद गाड़ियों की पार्किंग के लिए इंतजाम कर लिए। मुकामी रहनुमाओं का कहना था कि मीनार पाकिस्तान आने वालों को चारों एतराफ से आने वाले काफिलों को पार्किंग मुहैया की जाएगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख से ज़ायद अफराद आएंगे। रहनुमा नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोकर का दावा, कहते हैं कि लाहौर का पूरा शहर ही जलसागाह में तब्दील हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर में इस्तकबाल। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून ने पार्किंग साइट्स का प्लान मुरतब कर लिया। 50,000 से ज़ायद गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्किंग साइट्स दस्तियाब होंगी। साबिक अरकान असेंबली और टिकट होल्डर समेत ज़िले और डिविजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को गाइडलाइंस दे दी गयी। जलसागाह आने वाले कारकुनों को 4 मुख्तलिफ पार्किंग एरियाज फराहम किए जाएंगे। सीनियर रहनुमाओं मरकजी क़यादत के लिए अलहदा पार्किंग एरिया मुख्तस कर दिया गया। चारों तरफ से आने वाले काफिलों को पार्किंग मुहैया की जाएगी। काफिलों की रहनुमाई के 30 कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। रहनुमा नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोकर ने दावा किया है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख से ज़ायद अफराद आएंगे और लाहौर का पूरा शहर ही जलसागाह में तब्दील हो जाएगा। और अभी आपको बताएं कि माहिरा खान ने सितारों से सजी कवाली नाइट की वीडियो शेयर कर दी। मारूफ गुलकारा आबिदा परवीन ने सुर बिखेरे कलाम तू झूम झूम पेश करके हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।